आज के वक्त में इंडियन रुपीस में $1 की कीमत 83 रुपीज से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ यूरो ने तो 90 रुपीज को भी क्रॉस कर दिया है और अगर पाउंड की बात की जाए तो पाउंड ने तो 105 रुपए को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन करेंसी से भी कई गुना ज्यादा महंगी किस देश की करेंसी है? हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी गैस कर सकते हैं वो कौन सी करेंसी है? वो है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार ऑलमोस्ट 273 रुपीस के बराबर है। सवाल यहां पर यह आता है कि ऐसी क्या खास बात है कुवैती दिनार में कि वह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई। हालांकि दूसरी तरफ यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है। क्या आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले कुवैत में इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस ही चलते थे। कुवैती दिनार के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा सा कुवैत की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप शायद ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी यूज की जाती थी उस करेंसी को इंडियन सरकार इशू करती थी। हाँ दोस्तों, एक टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत की करेंसी बनाया करती थी और उस करेंसी का नाम था गल्फ रूपी। इंडियन रुपी से काफी मिलता जुलता था, जो ऐसा दिखता था और आप इस नोट पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि कुवैत जैसी रिच कंट्री को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू की हुई करेंसी को यूज करे। तो इसका जवाब दोस्तों हिस्ट्री में छुपा हुआ है। पर्शियन गल्फ में ऑलमोस्ट 200 साल तक यानी 1763 से लेकर 1961 तक ब्रिटिश राज का कंट्रोल था। पर्शियन गल्फ के एरिया में एक कंट्री थी जिसका नाम था कुवैत। कुवैत के ऊपर ब्रिटिश राज का पूरा कंट्रोल तो नहीं था, बट थ्रू आउट द ईयर अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल रहा था। यहां पर ब्रिटिश इंडिया सरकार ने महसूस किया कि कुवैत की जो इकोनॉमी है वो काफी छोटी है। क्या करेंगे, यहां पर एक अलग से करेंसी बनाकर आसान यही रहेगा कि हम वही करेंसी सेम करेंसी इस्तेमाल कर ले जो हम इंडिया में इस्तेमाल करते थे। तो शुरुआत में यह फैसला ब्रिटिश इंडिया सरकार का था, लेकिन 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया ने भी परमिशन दे दी कुवैत को कि वह इंडियन रुपी को इस्तेमाल कर सकता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सेम इंडियन रुपी इस्तेमाल किया जा रहा था कुवैत में भी और इंडिया में भी। याद रखिए ये वो समय था जब कुवैत काफी गरीब देश हुआ करता था क्योंकि ऑयल बूम नहीं हुआ था। हालांकि ऑयल की डिस्कवरी कुवैत में अराउंड 1930 में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से कुवैत बाकी दुनिया को इतना तेल नहीं बेच पाया था। यह सब 1960s के अराउंड ही होना शुरू हुआ था। लेकिन आजादी के कुछ सालों बाद इंडिया ने एक प्रॉब्लम फेस की थी जो थी गोल्ड स्मगलिंग की। गल्फ के एरिया में बहुत बड़े लेवल पर स्मगलर्स जो है गोल्ड को इंडिया में लाकर बेचते थे और उसके बदले इंडियन रुपीस लेते थे और उस इंडियन रुपी को दूसरे फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर लेते थे। इससे इंडिया इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा झटका सहना पड़ा था। इस वजह से 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि गल्फ के एरिया के लिए एक न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा गल्फ रुपी। इंडियन रुपीस 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करी जाएगी, लेकिन फर्क यही होगा कि गल्फ रुपी को इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे स्मगलिंग पर काफी हद तक रोक लग पाई। इसके बाद 1961 में कुवैत को ब्रिटिश से आजादी मिली और 1963 में कुवैत पहले अरब कंट्री बन जाती है अपनी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट करने वाली और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने वाली। 1970 तक प्रोग्रेस इतना अच्छा चलता है कि कुवैत अपने एरिया की सबसे डेवलप कंट्री बन चुकी थी। इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम के मामले में भी कुवैत दुनिया की टॉप कंट्री बन जाती है अपने इस टाइम में। दोस्तों एक वक्त था कि कुवैत को अपनी लिबरल वैल्यूज के लिए जाना जाता था। आज भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। वैसे आज के दिन तक कुवैत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग है वो इंडिया से कई ज्यादा बेहतर है। अर्ली 1960s में कुवैती दिनार को चेंज किया जाता है नई कुवैत की सरकार के द्वारा और इसका प्राइस फिक्स किया जाता है 13.33 INR टू 1 कुवैती दिनार। 1966 तक गल्फ रूपी सर्कुलेशन में रहता है, लेकिन उसके बाद इंडियन सरकार को इंडियन रूपी को डिवैल्यू करना पड़ता है। कई रीजंस की वजह से एक एक वार झेलने पड़ते हैं इंडिया को चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसी डिवैल्यूएशन की वजह से इन गल्फ कंट्रीज पर असर पड़ता है और ये मजबूर हो जाते हैं अपनी खुद की करेंसी क्रिएट करने पर। ओमान, कतर, यूएई ये सारे कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी क्रिएट करती है। इसके बाद 1975 में कुवैती दिनार का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है। बेसिकली 3 टाइप के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स,
फ्लोटिंग एंड मिक्स। फिक्स का मतलब है कि आप अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हो किसी दूसरी करेंसी के साथ और उसके हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जैसे आप कह दो कि मैं एक नई करेंसी बनाना चाहता हूं जिसकी वैल्यू होगी मेरी नई करेंसी की 1 करेंसी इज इक्वल टू $5। अब जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाएगा आपकी करेंसी भी ऊपर नीचे जाएगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई डिमांड देखकर करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, फ्लोट करेगी। और मिक्स होता है इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन। अब इंडियन रुपी भी फिक्स एक्सचेंज रेट पर था 90s तक। इंडिया में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद ही इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज पर लाया गया। आज के दिन ज्यादातर करेंसी दुनिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर है या तो मिक्स एक्सचेंज रेट पर है। एक्सेप्शन गल्फ कंट्रीज की जो करेंसी है जैसे कि कुवैती दिनार जो आज के दिन भी फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करती है। यह किसी सिंगल करेंसी के साथ फिक्स नहीं है बल्कि बास्केट ऑफ करेंसी के साथ फिक्स है। यह एक बास्केट है करेंसी की जिसमें 30% डॉलर 20% पाउंड है। अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग करेंसी है और इनका जो कंबाइंड रेशियो निकलता है उसके साथ फिक्स कर रखा है कुवैती दिनार। इसलिए अब अगला सवाल यह उठता है कि कुवैती दिनार ने आज के दिन तक क्यों अपनी करेंसी को फिक्स रख रखा है और इंडिया ने क्यों नहीं फिक्स कर रखा। इंडिया ने अपनी करेंसी को क्यों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रखा है। क्या इसके कोई नुकसान या फायदे हैं? नुकसान यह है कि आप किसी दूसरे करेंसी के भरोसे बैठे रहेंगे। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को लेकर अगर आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से पैक करते हैं तो कल को यूएस डॉलर क्रैश हो जाता है, यूएस की इकोनॉमी गिर जाती है तो आपकी देश की इकोनॉमी भी गिर जाएगी क्योंकि आपकी करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से चल रही है। अब इस चीज को काफी हद तक अवॉइड करने के लिए कुवैत ने अपनी करेंसी को एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ पैक कर दिया, सिर्फ यूएस डॉलर के साथ पैक करने की जगह। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी करेंसी को पैक करेंगे तब आपको उस पैक को मेंटेन कर रखना पड़ता है और मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। देखो किसी भी करेंसी को जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड में चेंज आ रहा है उसे झेलना पड़ता है, उसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता, चाहे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हो चाहे आप फिक्स एक्सचेंज रेट पर हो। बस फर्क यह है कि फिक्स एक्सचेंज रेट पर जो भी सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस आ रहे हैं उन्हें काउंटर करने के लिए आपकी सरकार को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करना पड़ेगा। अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए जब इंडिया ने इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर शिफ्ट किया था उसके पीछे एक रीजन यही था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया था कि वह सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट ही सपोर्ट कर सकते थे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर यही फायदा रहता है कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक की खराब हालत है तो सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है या इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है या करेंसी की वैल्यू को कम कर सकता है। ग्रोथ की रिवाइव करने के लिए यह सब फिक्स एक्सचेंज रेट में पॉसिबल नहीं। तो इतने सारे नुकसान बता दिए मैंने फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम के, लेकिन फिर भी क्यों सारी गल्फ कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट यूज करती है? इसके पीछे सिंपल रीजन यह है दोस्तों कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी ऑयल के बेस पर चलती है और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑयल का प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ये कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करने लगी तो ऑयल की सप्लाई और डिमांड को देखकर इन कंट्रीज की जो करेंसी है वह भी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होती रहेगी, वैल्यू इनकी बड़ी तेजी से चेंज होती रहेगी और इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही इन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल आज के दिन भी किया हुआ है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कुवैत के पास कोई कमी नहीं है क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाया है इस देश ने ऑयल बेचकर और बहुत सारे यूएस डॉलर इनके पास रिजर्व में है। तो पैक को मेंटेन करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है कुवैत को। एंड कुवैत के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ग्लोबल रिजर्व है ऑयल का और इस ऑयल इंडस्ट्री के बेसिस पर ही कुवैत अपने इस हाई वैल्यू पैक को मेंटेन कर पाता है। हमेशा याद रखिए कि करेंसी की जो वैल्यू होती है वह कोई इंडिकेटर नहीं है कि एक देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने लग रही है। हिस्टोरिकल एक ब्रिटिश पाउंड हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल रहा है एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूके की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है या यूके ज्यादा पावरफुल कंट्री है कंपेयर टू यूएस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब जानते हैं यूएस
एक ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है यूके के कंपैरिजन में, और आज के दिन यूएसए ज्यादा पावरफुल कंट्री है यूके के कंपैरिजन में। और यही रीजन है दोस्तों कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी रखने के बावजूद भी कुवैत आज के दिन एक इकोनॉमिकली क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि शुरू हुई थी पैडमैन की वजह से। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे और काफी समय तक ऑयल प्राइसेस इतने नीचे गिर गए थे कि कुवैत अब लॉस में जा रहा है। कुवैत के अंदर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, ऊपर से कुवैत एक ऐसा देश है जो अपने सिटीजन्स की देखभाल के लिए बहुत पैसा खर्चा करता है। कुवैत में लोगों को फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप गैसोलाइन, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और सब्सिडीज दी जाती है। लेकिन अब सरकार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। जब ऑयल प्राइसेस इतने लो चल रहे हैं तो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा भी डिमांड की जा रही है कि सरकार डाइवर्सिफाई करे, अपने रेवेन्यू सोर्सेज का अलग अलग तरीका ढूंढे, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, और सिर्फ ऑयल के सहारे ही डिपेंड ना रहे। यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कुवैत कैसे इस क्राइसिस को ओवरकम करेगा। तो दोस्तों ये थी स्टोरी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी कुवैती दिनार की और कुवैत की। तो इस पर आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह के अगर और कोई भी वीडियोस हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का पूरा मजा उठा सके। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।